थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। मुझे भी है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, मैं इसे पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूँ। ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। आज की कहानी कुछ भूतिया नावों की है। ऐसी नावें जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से बहकर आती थी, कुछ खाली और कुछ के अंदर होते थे कंकाल। कुछ ऐसी भी नावें जिनमें इंसानों का सर मिलता था। साल दर साल बहकर आने वाली इन नावों को दुनिया ने नाम दिया घोस्ट बोट। ये नावें कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं? बहुत वर्षों तक ये सवाल पहेली बना रहा, लेकिन अब ये पहेली सुलझ गई है। ये कहानी शुरू होती है जापान से। प्रशांत महासागर में बसा जापान एक द्वीपीय देश है, आइलैंड्स पर बसा हुआ। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों तरफ समंदर, क्योंकि आइलैंड है। हमारी इस कहानी का फोकस है जापान की उत्तरी दिशा। इस दिशा में समंदर पार करके बसा है रूस, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। नई सदी के पहले दशक की बात है। जापान के इस नॉर्थ कोस्ट पर एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। हर साल कुछ लकड़ी की नावें बहते बहते तट पर आ लगती। इनमें रखा होता था मछली पकड़ने का सामान। कुछ नावें इंसानों से खाली होती, कुछ के अंदर कंकाल। इन कंकालों को देखकर लगता कि नाव बहुत वक्त से समंदर में भटक रही होगी। शायद खराब मौसम और समुद्री तूफान में फंसकर, या फिर भूख और प्यास से इसमें सवार लोगों की मौत हो गई होगी। समंदर की भाषा में जब किसी नाव या जहाज पर कोई जिंदा आदमी न मिले तो उसको घोस्ट शिप कहते हैं। इन नावों को भी यही कहा जाने लगा। शुरुआत में इस तरह की इक्का दुक्का नावें आती थी, लेकिन धीमे धीमे इनकी संख्या बढ़ने लगी और तब जापान के कोस्ट गार्ड चौकन्ने हो गए। उन्होंने नावों का डेटा रखना शुरू किया। 2011 में 57 घोस्ट बोट, 2012 में 47, 2013 में 80। साल दर साल इन नावों के जापान पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। वर्ल्ड मीडिया में भी कौतूहल पैदा हो गया। इन नावों से जुड़े कई सवाल थे। पहला तो यही कि ये कहाँ से आ रही है। इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं था। कुछ क्लू जरूर थे। मसलन कुछ नावों के बाहर लाल रंग के पेंट से कुछ लिखा हुआ मिला। कोरियन भाषा में लिखा ये नाम था कोरियन पीपल्स आर्मी। ये नॉर्थ कोरिया की सेना का नाम है। इसके अलावा कुछ नावों से नॉर्थ कोरिया का झंडा और इस तरह के दूसरे सोविनियर भी मिले। ये सारे क्लू नॉर्थ कोरिया की तरफ इशारा करते थे। लेकिन नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में 1000 किलोमीटर की दूरी है। नॉर्थ कोरिया के मछुआरे अपनी छोटी और पुरानी नावों में इतनी दूर क्यों आएंगे? वो बिना संसाधनों के इस तरह की सुसाइडल यात्रा पर क्यों निकलेंगे? ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। जवाब भले अनिश्चित हो, लेकिन ये नावें जापान के लिए बड़ा जंजाल बन गई थी। उसे अपने नॉर्थ कोस्ट की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। इन नावों से निपटने के लिए अलग यूनिट बनानी पड़ी। हर नाव अपने साथ ढेर सारा खर्च भी लाती। उन्हें हटवाना, ठिकाने लगवाना, इंसानी अवशेषों की पुलिस और मेडिकल जांच करना, अंतिम संस्कार करना और फिर अवशेषों को संभाल कर रखना, इन सब में जापान के लाखों डॉलर खर्च हो रहे थे। इसके अलावा एक बड़ी चिंता सुरक्षा की थी। अतीत में इन समुद्री तटों पर जापानी नागरिकों के साथ कई अनहोनियां हो चुकी थी। इसके पीछे भी नॉर्थ कोरिया का ही हाथ था। क्या था ये मामला? ये बात शुरू हुई 1970 के दशक से। जापान के कई नागरिक अचानक से गायब होने लगे। ये सब समुद्री तट के नजदीकी इलाकों से गायब हुए थे। 1977 से 1983 के बीच लगभग 17 नागरिक इस तरह से गायब हुए। कोई अता पता नहीं। इन गुमशुदा लोगों के बारे में कहानियां बची। क्या कहानियां? ये कि लोगों की गुमशुदगी से ऐन पहले समुद्री तट पर किसी अनजान विदेशी या अपरिचित नाव का नजर आना। ये मामला जापान के लिए मिस्ट्री बनता जा रहा था। कई आशंकाएं थी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं। लेकिन 1985 में हालात बदले। इस बरस जापान में एक आदमी नकली पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार हुआ। उस आदमी के पासपोर्ट पर लिखा था तदाकी हारा। ये तदाकी हारा जापान से गायब हुए 17 नागरिकों में शामिल थे। पता चला कि गिरफ्तार हुआ आदमी फ्रॉड करके तदाकी हारा की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा है। और जांच हुई तो पता चला कि ये फ्रॉड नॉर्थ कोरिया का जासूस है। फिर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन 17 लोगों के लापता होने के पीछे नॉर्थ कोरिया का हाथ मिला। इसके अलावा 883 मिसिंग केस और थे जिनमें नॉर्थ कोरिया का एंगल होने की आशंका थी। जापान ने ये मामला खूब जोर शोर से उठाया और इसके दबाव के चलते 2002 में किम जोंग इल ने
13 जापानी नागरिकों को किडनैप करवाने की बात कबूल भी की। कहा कि हमने अपने लोगों को जापानी भाषा सिखाने के लिए किडनैपिंग की थी। आपने इससे ज़्यादा वाहियात तर्क सुना है कि एक संप्रभु देश दूसरे देश के नागरिकों का किडनैप कर रहा है भाषा सिखाने के लिए। तो अतीत के इस प्रकरण के चलते, नॉर्थ कोरिया के इस रवैये के चलते घोस्ट बोट से जापान में काफ़ी डर था। लोगों से कहा गया कि अगर उन्हें ऐसी कोई नाव दिखती है तो उसके नज़दीक न जाएं, प्रशासन को जानकारी दें। अब तक नावों का आना जापान के लिए रूटीन बन गया था। 2011 से हिसाब जोड़ें तो 600 नावें आ चुकी थी। आप पूछेंगे ये नावों का पुराना सिलसिला हम आज क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि इतने लंबे इंतजार के बाद ये रहस्य खुल गया है। पता चल गया है कि क्यों नॉर्थ कोरियन मछुआरे अपनी जान हथेली पर लेकर समंदर में इतनी दूर निकलते हैं, और इसकी वजह है चीन। कैसे? कल्पना करिए कि मछुआरों की एक बस्ती है। ये मछुआरे अपनी बस्ती के नज़दीक बहती नदी में डोंगी लेकर जाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। यही मछलियाँ उनके गुजर बसर का साधन है। एक दिन बाहर से ढेर सारे ताकतवर मछुआरे बड़ी बड़ी नावों में वहाँ आ धमके। तब बस्ती के मछुआरे क्या करेंगे? उन्हें अपनी छोटी डोंगियों में बैठकर नदी में दूर तक जाना होगा। यही कहानी है जापानी समुद्र तट पर आने वाली उन भूतिया नावों की। उन पर सवार नॉर्थ कोरियन मछुआरे एक खास तरह की मछली पकड़ते थे। इन मछलियों का नाम फ्लाइंग स्क्विड। प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली ये मछलियाँ पूरे इलाके में खूब खाई जाती हैं। एक वक्त यहाँ पर स्क्विड मछलियाँ इफरात में मिलती थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और ओवर फिशिंग जैसी वजहों से इनकी तादाद 70% तक कम हो गई। इन चुनौतियों से भी बड़ी परेशानी चीन के विशालकाय फिशिंग बोट्स। चीन के इंडस्ट्रियल फिशिंग बोट्स का बेड़ा ज़्यादा मछलियों के लालच में नॉर्थ कोरिया की समुद्री सीमा के भीतर घुस जाता। इन विशाल जहाज़ों के आगे नॉर्थ कोरियन मछुआरों की छोटी नावों के लिए कोई जगह नहीं बचती। ऐसे में वो इन्हीं छोटी नावों पर बैठकर समंदर में दूर निकल जाते हैं, और इनमें से ही कई समंदर में आगे जाकर उफनती लहरों और तूफानों में फंस जाते होंगे। जो बच गए उनकी किस्मत, नहीं बचे तो समंदर में बहते बहते उनकी टूटी फूटी नाव कहीं किसी किनारे पर आ लगती है, जापान के किनारे पर आ लगती है। चीनी जहाज़ों वाली ये जानकारी हमें कैसे पता चली? 2 संस्थाएं हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ग्लोबल फिशिंग वॉच, और दूसरी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता संगठन द आउटलॉ ओशन प्रोजेक्ट। इन्होंने उत्तर पूर्वी एशिया के समुद्री यातायात से जुड़ा सैटेलाइट डेटा जमा किया। इससे पता चला कि चीन के सैकड़ों फिशिंग जहाज नॉर्थ कोरियन समुद्री सीमा के अंदर मौजूद रहते हैं। ऐसा करके चीन न केवल नॉर्थ कोरियन मछुआरों की आजीविका और उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी तोड़ रहा है। कौन सा कानून? 2017 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नॉर्थ कोरिया के फिशिंग ट्रेड पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया था। इस सैंक्शन का संबंध था नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने से। मछलियां बेचने से नॉर्थ कोरिया के खजाने में साल में करीब 2246 करोड़ रुपए आते थे। शक था कि ये पैसे उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम आएंगे, इसलिए सैंक्शन लगाकर सुनिश्चित किया गया कि कोई भी नॉर्थ कोरिया से मछलियों की खरीद बिक्री नहीं करेगा, न ही उसकी सीमा में घुसकर कोई मछलियां पकड़ेगा। सैंक्शन में ये सीमा वाली बात क्यों डाली गई? क्योंकि संदेह था कि नॉर्थ कोरिया अपनी समुद्री सीमा में मछली पकड़ने का ठेका देकर पैसे कमा सकता है। अब सुनिए कि कानून तोड़कर चीन को कितना फायदा हो रहा है। ग्लोबल फिशिंग वॉच के मुताबिक चीन के इन जहाज़ों से 2017-18 में 1.5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा स्क्विड पकड़ी गई, और इन स्क्विड्स की कीमत 3,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। अब सवाल है कि क्या नॉर्थ कोरिया ने मुफ्त में चीन को अपनी मछलियाँ पकड़ने दी, या फिर चीन ने उसे पैसे दिए? पैसों के लेन देन का भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। हाँ, यूएन ने ज़रूर मार्च 2020 की अपनी एक रिपोर्ट में आंकड़ा दिया। इसके मुताबिक विदेशियों को फिशिंग राइट्स बेचकर नॉर्थ कोरिया ने अकेले 2018 में ही करीब 900 करोड़ रुपए कमाए। यूएनएससी सैंक्शंस के विरुद्ध जाकर ये खरीद फरोख्त करने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। ये हरकत कौन कर सकता है? नॉर्थ कोरिया जैसा रोग नेशन जहाँ पर तानाशाही है, और चाइना जैसा रोग नेशन जहाँ पर कम्युनिस्टों की एक पार्टी की तानाशाही है। ये था दुनियादारी में बड़ी खबर का सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी चीन से है। अमेरिका ने ह्यूस्टन स्थित चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद करवा दिया। इसके जवाब में चीन ने चेंगडू स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट को बंद करने का फैसला किया। अमेरिका ने 1985 में ये कॉन्सुलेट खोला था। यहाँ करीब 200 लोग काम करते थे। चीन ने कहा अमेरिका जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। दूसरी सुर्खी सीरिया से है। यहाँ सीरियन एयर स्पेस में ईरान का एक यात्री विमान तेहरान से बेरूत जा रहा था। रास्ते में अमेरिका का एक लड़ाकू विमान इस फ्लाइट के बहुत करीब आ गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस नज़दीकी के कारण फ्लाइट के पायलट को एकाएक विमान की ऊंचाई घटानी पड़ी। इससे कई यात्रियों को चोट भी आई। अमेरिका ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनका F-15 जेट सुरक्षित दूरी पर था।
तीसरी सुर्खी तंजानिया से है। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा का निधन हो गया। वो 81 साल के थे। मकपा 1995 से 2005 तक राष्ट्रपति रहे। पूर्वी अफ्रीका के कई शांति समझौतों में उनकी बड़ी भूमिका थी। नवंबर 2019 में मकपा की आत्मकथा भी आई। इसमें उन्होंने लिखा कि 2001 में पुलिस द्वारा की गई 22 प्रदर्शनकारियों की हत्या को वो खुद पर लगा बड़ा धब्बा मानते हैं। ये थी सुर्खियां। अब बारी आखिरी में हमारे तारीख सेक्शन की। आज तारीख है 24 जुलाई और इसका इतिहास जुड़ा है एक ऐतिहासिक अजूबे से जो मिला था दक्षिण अफ्रीका के देश पेरू में। ये बात 109 बरस पुरानी है। उन दिनों अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर हुआ करते थे। नाम था हिरम बिंघम। उनको इतिहास से बहुत लगाव था। बिंघम की दिलचस्पी थी इंका सभ्यता में। ये इंका सभ्यता प्री कोलंबियन अमेरिका का सबसे बड़ा साम्राज्य था। प्री कोलंबियन अमेरिका मतलब 1492 में कोलंबस के पहुंचने से पहले का अमेरिका। ये जो इंका सिविलाइजेशन था इसका सेंटर था पेरू में। हिरम ने अफवाहें सुनी कि पेरू में अब भी कहीं प्राचीन इंका साम्राज्य के अनदेखे अवशेष हैं और वो इन्हीं को खोजने में लगे थे। उस दिन यानी 24 जुलाई 1911 को हिरम बिंघम इसी खोज के इरादे से हाइकिंग पर निकले। रास्ते में घने जंगलों को पार करते हुए उनकी मुलाकात हुई कुछ किसानों से। किसानों ने कहा, तुम जो खोज रहे हो वो हमें मालूम है। और फिर उन्होंने रास्ता दिखाने के लिए एक बच्चे को हिरम के साथ भेज दिया। बच्चा आगे आगे, हिरम पीछे पीछे। कुछ देर बाद वो पहुंचे पहाड़ की चोटी पर और यहाँ उन्हें दिखा एक बेशकीमती खजाना। क्या था ये खजाना? उन्हें पहाड़ के ऊपर दिखी एक प्राचीन बसाहट। ये खंडहर सी दिखने वाली इमारत 20वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक थी। इस जगह का नाम था माचू पिच्चू। ये माचू पिच्चू इंका साम्राज्य द्वारा पहाड़ पर बसाया गया एक किलेनुमा शहर था। पत्थरों को तराश कर इसे बसाया गया था। ये पत्थर जाने किस तकनीक के साथ फिट किए गए थे कि चाकू की पतली धार भी उसमें नहीं घुस सकती थी। पहाड़ों और जंगलों ने इस विरासत को दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा था। कुछ स्थानीय लोगों को छोड़कर इसके अस्तित्व की खबर किसी को नहीं थी। पहले के किसी दस्तावेज, किसी यात्रा वृतांत, किसी इतिहासकार की किताब में इसका जिक्र तक नहीं था। हिरम बिंघम और उन किसानों के कारण आज पूरी दुनिया इस अनमोल धरोहर से वाकिफ है। आज की दुनियादारी में इतना ही। सोमवार को उम्मीद है कि एक बार फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।